नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो भारत के लिए आज बहुत ही गौरवशाली पल होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा और उसी के साथ आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जो जवाब आप जानना चाहते हैं, जो आपके मन में कई चीजें उठ रही होंगी इस मिशन को लेकर के, तो आपके वो जवाब भी, उन सभी सवालों के जवाब आज देंगे। हमारे साथ होंगे नासा सर्टिफाइड एजुकेटर प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी जी। सर, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और पिछली बार की जो हमने चीजें देखी उसके बाद टूटे नहीं बल्कि और चीजों को लेकर आगे आए। तो सबसे पहला सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि ये मिशन कितना सक्सेस होगा, कैसे सक्सेस होगा? देखिए, किसी मिशन की सफलता और असफलता पहले किए गए प्रयासों, उनसे जो गलतियां हुई हैं, उनसे जो सीख हमने ली है और मिशन की जो टीम है, साथ ही साथ जो उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी है, ये 3-4 चीज़ों पर निर्भर करती है। ये मिशन सफल होना ज़रूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगा। और इसकी सफलता के साथ साथ कई सारी चीज़ें आगे के लिए खुलेंगी। आपने देखा होगा, अभी जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता उन्होंने भारत और नासा, अमेरिका के बीच, इसरो और नासा के बीच कराया था आर्टेमिस मिशन को लेके, जिसमें मैन्ड मिशन को लेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए समझौते हुए। तो ये जो लूनर मिशन आज ये लॉन्च किया जा रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, इसकी सफलता बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी कि किस तरह हमने तैयारी की है। अच्छा सर, जो पिछला वाला चंद्रयान था उसमें बताया गया कि लगभग एक हॉलीवुड मूवी से भी कम का बजट आया था और इस वाले में उससे भी 30% कॉस्ट कटिंग हुई है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, भारत में जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, इसरो, इसमें ज़्यादातर साइंटिस्ट हैं वो स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और खुद ही चीज़ों का निर्माण करते हैं। हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जो खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाता है। और भी देश जो हैं तमाम सारे वो लॉन्च करते हैं, वो कहीं किसी दूसरे देश से मदद लेते हैं, कहीं बाहर से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी तकनीक स्वदेशी होती है, इस वजह से ये खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, लगभग 4-5 गुना ये कम हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो साइंटिस्ट का दल है इसरो में जो काम कर रहे हैं वो पूरे मनोयोग से काम करते हैं। टाइम या समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हर चीज़ को निपटाते जाते हैं जो उसके खर्चे को कम करती है। ठीक है। एक सवाल मन में ये भी उठ रहा था क्योंकि जहाँ पे ये लैंड करेगा चांद की जिस सतह पे, उसके बारे में तो भी किसी को जानकारी नहीं, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे। तो ऐसे में जब जानकारी नहीं है तो सवाल ये उठता है कि वहाँ परेशानियाँ तो बहुत आएंगी। तो वो क्या क्या परेशानियाँ होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ पोल जहाँ ये लैंड कर रहा है वहाँ पर पहली चीज़ ये कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, -100 डिग्री या उससे भी कम कभी कभी हो जाता है। सूरज की किरणें वहाँ रेयरली पहुँचती हैं, बहुत कम पहुँचती हैं। ऐसे में संभावना इस चीज़ की बन जाती है कि वहाँ पर खनिज और पानी, वाटर बॉडीज, इसके पाने की संभावना बढ़ जाती है। परेशानियां ये होंगी लैंडिंग के टाइम पे कि उस सरफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी तक कुल मिलाकर 3 देशों ने वहाँ मिशन भेजे हैं, अमेरिका ने, रशिया ने और चाइना ने। ये मिशन अगर आज का सक्सेस होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। इसके बावजूद चूंकि देशों की संख्या कम है, मिशन की संख्या कम है, ऐसे में उस क्षेत्र के बारे में, उस सरफेस के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे वो नवीनतम जानकारी होगी, जिससे न सिर्फ भारत को और इसरो को बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा। तो यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि जैसे आप किसी अननोन जगह पे जाएं,
जिसके बारे में आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप जाते हैं अननोन जगह पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको, तो आपको नए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, नई जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। दोबारा जो मिशन आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो चीज़ें आसान मिलेगी। इसी तरह मिशन के बारे में है कि जब एक बार ये सक्सेस हो जाएगा, हमारे पास जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, तो कठिनाइयां अपने आप कम होती जाएंगी। ठीक है। एक सवाल ये भी सर, जैसे आपने टेम्परेचर के बारे में बात की वहाँ के, वैसे मून का टेम्परेचर कितना होता है, कैसे रहता है? मून पे सबसे बड़ी आप ये समझिए कि एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो टेम्परेचर धरती की अपेक्षा वहाँ कम ही होता है। और चूँकि एयर नहीं है, तो जो भी मिशन वहाँ जाता है उस मिशन में जो लैंडर या रोवर है, उसके ज़रिए जो भी इमेजेस मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है, वो पहले तो ये होता था कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटर लैंडर रोवर का, ऑर्बिटर के ज़रिए वो अर्थ स्टेशन पे भेजी जाती थी। अब ये होगा कि ऑर्बिटर की जगह इस मिशन में प्रोपल्सन सेगमेंट है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो ऑर्बिटर का काम करेगा, जो ऑर्बिट करेगा। तो लैंडर और रोवर जो भी पेलोड्स उस पे हैं, पेलोड होता है कि जो हमारे यंत्र होते हैं, जो जानकारियां इकट्ठी करते हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उनको, वो सारी की सारी जानकारियां उसी प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए अर्थ स्टेशन पे आएंगी। तो जो भी वहाँ की नवीनतम जानकारी होगी, टेम्परेचर के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वो इसी चैनल से आएंगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले का है। ऑर्बिटर लैंडर और रोवर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज का नहीं है, ये 1940s के पहले का ही है, और वही परिपाटी अभी तक सारे मिशंस में फॉलो की जा रही है, चाहे वो मैन्ड मिशन हो या अनमैन्ड मिशन हो। मैन्ड मिशन से कहने का मतलब जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अनमैन्ड जो रोबोटिक मिशंस होते हैं। तो जो भी जानकारी, जैसे आपने कहा वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ खनिज हैं कि नहीं है, वहाँ वाटर बॉडीज हैं कि नहीं है, ये सारी जानकारी इस मिशन की सफलता पर और बाकी इसके बाद जो मिशंस लॉन्च किए जाएंगे उनकी सफलता पर डिपेंड करेगी। ठीक है। ये सर ऑर्बिटर लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितनी है लगभग? ऑर्बिटर की मिशन लाइफ जो है वो 3-4 महीने की है, लैंडर 1 फुल मून डे और रोवर भी 1 फुल मून डे, जो कि धरती के 14-15 दिन के बराबर होता है, इसके बराबर है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देता चलूँ कि जो चंद्रयान 2 था, उसको लोग कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और कहते भी हैं कि वो फेल्ड मिशन था, वो लैंड नहीं कर पाया था, वो सॉफ्ट लैंडिंग उसकी क्रैश हो गई थी। मैं ऐसा नहीं मानता। एज ए साइंटिस्ट, एज ए नासा सर्टिफाइड एजुकेटर, मेरा मानना है कि वो पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि उसका ऑर्बिटर तो अभी भी काम कर रहा है। इतने सालों बाद, 4-5 साल बाद, अभी भी वो काम कर रहा है और ऑर्बिट कर रहा है, और उस ऑर्बिटर की इस मिशन में भी मदद ली जाएगी। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, इस मिशन में भी ज़रूरत पड़ने पे उससे भी मदद ली जा सकती है। हालांकि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा इस मिशन का, जो ऑर्बिटर की जगह होगा, वो लैंडर और रोवर को मून की सरफेस पे लैंड कराने के बाद वापस 100 किलोमीटर की रेडियस में आ जाएगा। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो ऑर्बिटिंग करता रहेगा। तो जो भी समय सीमा होगी वो एक लूनर डे लैंडर और रोवर की निर्धारित की गई है, और 3-4 महीने प्रोपल्सन मॉड्यूल की निर्धारित। तो बेसिकली सर इस मिशन का जो मोटिव है, हाँ, उद्देश्य, वो क्या? देखिए, एक सवाल यहाँ पर जो उठता है, अभी मैं देख रहा था, जो एक्सपर्ट आए हुए थे वो कह रहे थे कि मानव के लिए और भी जगहों पर मिशन के खर्चे जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्पेस मिशंस पर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत। देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और तमाम सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पर तमाम सारी इन्वेस्टमेंट सरकार करती है।
हर साइंटिफिक रिसर्च का अपना अलग मोटिव होता है, इसी तरह इस स्पेस मिशन का अपना अलग मोटिव है। इससे जुड़ी बात सबसे बड़ी है कि वहाँ पर जब ये साउथ पोल पे लैंड करेगा तो वहाँ मिनरल्स और वाटर बॉडीज के बारे में पता करेगा। तो फ्यूचर में वहाँ अगर हमें कोई रिसर्च स्टेशन बनाना है या ह्यूमंस को भेजना है तो उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी। तो एक लास्ट कमेंट सर, इज एवरीथिंग इज ओके, आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है? As far as me is concerned, everything appears to be okay and it should be okay. The mission अपने आप में बहुत ही अनूठा होगा और मेरा ख्याल है जिस तरह से सारे भारतवासियों की शुभकामना है, आपकी शुभकामना है और तमाम सारे हमारी है, तमाम सारे देशवासियों की शुभकामना है, ये मिशन बहुत बड़ी सक्सेस होगा। तो कुल मिलाकर के इस मिशन में कितनी सफलता, क्या सफलता है, उससे तो मतलब ही नहीं है। ये मिशन जाएगा, मिशन हमारे पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया आज देखेगी कि भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। 7 सितंबर को 1:30 से 2 बजे के बीच ये पहुंचेगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, क्या कुछ होगा इस पर पूरी नजर रहेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।